नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आरती प्रणय की कहानी संतूरी। दिल से कोई बुरा नहीं होता, बस जरूरत होती है अंतरात्मा को जगाने की। इस हकीकत से रूबरू कराती है लेखिका आरती प्रणय की प्यारी सी कहानी संतूरी। कभी कभी कुछ रिश्ते जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर जुड़ जाते हैं, शायद दिल की अच्छाई की समानता से जुड़ते हैं। ऐसे रिश्ते, एक ऐसा ही रिश्ता था मेरा और संतूरी का। मेरे बच्चों के स्कूल के बस स्टॉप के पास ज्वार की रोटियां पकाती थी वो। मेरे पति अमीश को ज्वार की रोटियां बहुत पसंद थी। जब कभी बच्चों की बस लेट हो जाती तो मैं उसकी रोटी बनाते हुए उसे गौर से देखती रहती। एक दिन उसने पूछ ही लिया, मैडम जी, आप ज्वार की रोटियां खाती हैं क्या? मैंने कहा, नहीं, बस देख रही हूँ। इतनी अच्छी ज्वार की रोटियां पकाते हुए तुम कैसे कुम्हार के चाक की तरह गोल गोल रोटियां पका लेती हो? उसने तवे से बिना नजर हटाए कहा, 10 साल की उम्र से रोटियां बना रही हूँ। रोटी ही तो मुझे रोटी देती है। पहले माँ की मदद करने के लिए बनाती थी, अब अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। वह मेरी संतूरी से पहली मुलाकात थी। उस दिन अमीश का जन्मदिन था। मैंने सरप्राइज देने के लिए संतूरी से 4 रोटियां पैक करने के लिए कहा। संतूरी ने बड़े प्यार और गौरव के साथ रोटियां पैक कर दी। साथ ही 2 और रोटियां पैक करते हुए कहा, ये मेरी तरफ से साहब के लिए। कितनी उदार थी संतूरी। यहाँ महानगरों में तो अच्छे खासे लोग भी एक कप चाय के लिए नहीं पूछते। चाय में डली 1 चम्मच चीनी का हिसाब भी बिना शर्म के जोड़ लेते हैं। रोटियां बनाती संतूरी की आंखों में मुझे अक्सर चिंता और आशा के मिले जुले भाव दिखते थे। इसलिए मैंने स्कूल से घर लौटते समय उससे 2 रोटियां खरीदना शुरू कर दिया, ताकि उसकी आंखों की चमक कुछ बनी रहे। जब कभी बच्चों की बस लेट होती तो मैं उससे 2-4 बातें भी कर लेती थी। रोटी को चकले पर बेलन से घुमाती, तवे पर उलटते पुलटते वह मुझसे बातें भी करती रहती। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, आमने सामने बातें होती थी। बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट के कई बार तो अनजान लोगों से भी अंतरंग बातें हो जाया करती थी। बिना इमोजी डाले लगभग 2 साल तक मैं इसी तरह बच्चों को पिकअप करने के लिए जाती रही और मेरी मुलाकात हर रोज संतूरी से होती, जैसे वो मेरी एक दोस्त बन गई थी। लंबी छुट्टियों के बाद जब हम स्कूल खुलते तब मुझे संतूरी से मिलने का भी इंतजार रहने लगा था। कभी वह रोटियां बनाते बनाते अपने घर की परेशानियां मुझे सुनाती रहती, तो कभी शर्मा कर अपने पति की बातें भी मुझे बता जाती। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी संतूरी। मुंबई जैसे बनावटी शहर में दुर्लभ एक साफ दिल इंसान थी वो। कभी कभी बच्चों के जन्मदिन पर मैं उसे केक और मिठाइयाँ दे आती, पर वह ईमानदार गरीब उन केक और मिठाइयों का हिसाब भी बाकी नहीं रखती थी। मेरे लिए भी वह 2 रोटियां और चटनी बांध देती और लाख कहने पर भी उसके पैसे नहीं लेती। पर उस बार जब गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो न कहीं संतूरी थी न उसका चूल्हा। मैं हर दिन स्कूल पहुंचती, उसको ढूंढती, उसका इंतजार करती, पर वह मुझे नहीं मिली। मैंने कभी उसके घर का पता भी नहीं पूछा था, इसलिए उसकी खोज खबर ले पाना मुमकिन नहीं था। मैं सिर्फ प्रार्थना करने लगी कि वह जहाँ भी रहे सुखी रहे। इस तरह करीब 1 महीना बीत गया। तभी एक दिन मैंने अखबार में संतूरी की फोटो देखी। फोटो के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, आटे के डिब्बे में मिली चोरी की अंगूठी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संतूरी ने कोई ऐसा बड़ा काम किया है। मैंने दोबारा उस महिला का नाम पढ़ा, उस फोटो को देखा, पर नाम संतूरी ही था और वह फोटो उसी की ही थी। अखबार में दिए संतूरी के पते को देखकर मैं उसके घर पहुंच गई। घर में एक बूढ़ी औरत अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। पास में 2 बच्चे इन सबसे बेखबर कोई खेल खेल रहे थे। मुझे देखते ही उस बूढ़ी औरत की उदास आंखों में चमक सी आ गई, जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। शायद संतूरी ने इतने दिनों में उसे मेरे बारे में कुछ बताया था। मुझे देखते ही वह उठी और दौड़कर मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैडम, मेरी बिटिया ने चोरी नहीं की। वह चोरी नहीं की, वह चोर नहीं है। उसे तो किसी ने अंगूठी रखने के बहाने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। कहते कहते संतूरी की माँ रोने लगी।
पर अब तक उसकी आँखों आँखों के आँसू भी शायद खत्म हो चुके थे। अब उन आँखों से बस पीड़ा और विवशता बरस जाती। मेरे लिए यह सब एक पहेली जैसा बनता जा रहा था। मैं संतूरी की माँ को कुछ पैसे थमा कर फिर आती हूँ कहकर अपने घर लौट आई। रास्ते भर संतूरी की आंखें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। कितनी सच्चाई थी उसकी आंखों में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। कुछ लोगों की आंखों में इतनी सच्चाई होती है कि यकीन कर पाना मुश्किल होता है। मैंने अगले दिन उससे जेल में मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन मुझे देखकर संतूरी बिफर कर रो पड़ी। शायद कई बार चोरी न करने की दुहाई पहले दे चुकी थी। उसने बस अपने दोनों हाथ मेरे सामने कर दिए, कहने लगी, मैडम जी, 10 साल की थी तब से रोटियां बनाती आई हूँ। ये सारे मेरे जलने के निशान हैं, पर इतना दर्द कभी नहीं। हाथों के जलने से भी नहीं हुआ। पति को 2 बच्चों की माँ बनकर सौतन के साथ भाग गई, तब भी इतनी पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी बेटियों को पाल लूंगी, अपने बलबूते पर उन्हें अच्छे संस्कार देकर आप लोगों जैसा बनाऊंगी। कुछ पलों की चुप्पी में शायद उसने अपने सपनों और इच्छाओं को तोला, फिर कहने लगी, मैंने आज तक अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी। सब कुछ बस बेटियों के लिए बचाती रही। उन बेटियों के लिए जिनके होने से मेरा पति मुझे बेटी जनने वाली कहता था और मुझे यह कहकर छोड़ गया कि उसे बेटा पैदा करने वाली चाहिए। मैं तो खुद उन्हें ऐसा बनाना चाहती थी कि उन्हें यह कहने में गर्व हो कि मैं उनकी माँ हूँ। फिर यह हीरे की चोरी। मैडम जी, हीरे के बारे में तो मैं बस इतना ही जानती हूँ कि राजस्थान में जब रानियों पर विपदा आती है तो वो हीरे को चूस कर मर जाती हैं। और आज ऐसे हीरे के वास्ते मुझे पुलिस हथकड़ी लगाकर यहाँ ले आई। मैंने तो आज तक हीरा देखा भी नहीं, ना ही मैं हीरा पहचानती हूँ। मुझे तो वह अंगूठी भी 50 रुपये वाली ही लगी। इतना कहकर संतूरी बिलख बिलख कर रोने लगी। मैंने उसको सांत्वना देते हुए उसे पूरी बात बताने को कहा। कुछ संभल कर संतूरी कहने लगी, मैडम जी, उस दिन बस स्टॉप पर मेरी एक पड़ोसन आशा मेरे पास एक बैग लेकर आई थी और कहा, इसे तुम अपने पास रख लो, नहीं तो मेरा पति इसे भी बेच देगा। मैंने आशा पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और बिना खोले उसमें क्या है यह सब देखे उसे अपने आटे के डिब्बे में जो मेरा खजाना था उसमें डाल दिया। 2 दिन बाद पुलिस मेरे घर पहुंची। तलाशी लेने पर उन्हें वह अंगूठी उस डिब्बे में मिली और वे मुझे उठाकर यहाँ से ले आई। मुझे तो अब तक अपनी गलती समझ में नहीं आ रही। मैं निर्दोष हूँ, पर यहाँ कलंक से पुती खड़ी हूँ। आप ही कुछ करो। संतूरी का एक एक शब्द उसकी आंखों की सच्चाई से मेल खा रहा था। मैंने तय कर लिया कि मुझे उसे बचाना है, उस ईमानदार रोटी वाली को और उसके सपनों को भी। मैंने संतूरी से आशा की मालकिन अलका जी का पता लिया और वहां जाकर उन्हें संतूरी की सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि आशा उनके घर में कई सालों से काम कर रही है, लेकिन आज तक भी कभी उसने एक पैसा भी घर से नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटियां लाखों के गहने छुट्टियों में इधर उधर छोड़ देती हैं, पर आशा ने कभी भी उनकी ओर नहीं देखा। आशा को शुरू में उन्होंने अपनी माँ की देखभाल के लिए रखा था। वह उनका इतना ख्याल रखती थी जितना कोई संतान भी न रख सके, इसलिए उन्हें आशा पर लेस मात्र भी शक नहीं था। फिर भी जब मैंने आशा से बात करने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने कहा कि आप उससे बात कर लीजिए। मैं आशा के लौटने का इंतजार करने लगी। उसकी जितनी तारीफ मैंने अलका जी से सुनी थी, उससे यह तो तय हो गया कि आशा एक अच्छी इंसान है। इससे मेरी उम्मीद कुछ बढ़ गई, क्योंकि अच्छे इंसान कोई भी झूठ परिस्थितियों में फंसकर ही बोलते हैं। अच्छे लोग झूठ नहीं बोलते। आशा आई। पर्स और अंगूठी के बारे में मैं पूछने पर उसकी आंखें झुक गई, लेकिन उसने कहा, मैडम, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। जो सच है वही मैंने पुलिस को बोला। पर उसकी आंखें और चेहरे के भाव उसके शब्दों से मेल नहीं खा रहे थे। उसकी आंखों में ग्लानि और विवशता झलक रही थी। मेरा वहां और जोर देकर पूछना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उस दिन मन ही निराशा समेटकर वापस लौट आई। लेकिन मैं जान भी गई कि संतूरी को निर्दोष साबित करने का एक ही उपाय है, आशा की अंतरात्मा को जगाकर उसे सच कहलवाना। अगली सुबह मैं आशा के कमरे पर जाने से पहले ही उसके घर पर जा पहुंची। उसका घर संतूरी के घर के पास ही था। मैंने उससे कहा, ये कुछ पैसे रख लो, संतूरी की बूढ़ी माँ से बच्चे नहीं संभल रहे हैं। तुम तो उसकी दोस्त हो, बच्चों को थोड़ा देख लेना और कुछ बना कर खिला देना।
पहले तो आशा मुकर गई, लेकिन फिर बच्चों का मुख देखकर पिघल गई। लगभग 15 दिनों बाद मैं वापस आशा से मिलने उसके घर गई। मन में एक उम्मीद लिए कि जैसे रस्सी से घिसकर पत्थर का रूप बदल जाता है, वैसे ही शायद हर दिन संतूरी के बिखरे परिवार को देखकर उसका हृदय भी पिघल गया हो। वही हुआ। मुझे देखते ही आशा की आंखें छलक गई। कहने लगी, मैडम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे एक छोटे से झूठ से इतने लोग की जिंदगी बदल जाएगी। नहीं देखा जाता मुझसे उसकी माँ की आंखों से लगातार बहते आंसुओं को, इन बच्चों के सूखे होंठों को, माँ की पुचकार से वंचित उनके रूखे गालों को। आशा बस बोलती ही जा रही थी, मानो उसकी ग्लानि को बहने का रास्ता मिल गया हो। फिर आंसू पोंछ कर वह कहने लगी, उस दिन जब मैं घर में झाड़ू लगा रही थी, मुझे वहीं एक अंगूठी मिली। अगले हफ्ते मेरी बिटिया का 16वां जन्मदिन था। मैं हर बार उसे जन्मदिन का तोहफा देने का वादा किया करती थी, लेकिन राशन पाने से पहले कुछ बचे तो मेरे मन में आया कि वह अंगूठी उसे बहुत अच्छी लगेगी। उस दिन एक माँ की ईमानदारी और बेटी के प्यार का पलड़ा भारी हो गया। पर मुझे नहीं पता था कि वह अंगूठी इतनी महंगी होगी। मुझे लगा 1000-2000 की होगी। इतना तो मेरी मैडम का हर रोज स्नैक्स का पार्सल आता है। मैं अंगूठी लेकर घर आ गई। जन्मदिन 5 दिन बाद था। पति के डर से मैं उसे संतूरी के घर रख आई। 2 दिन बाद जब मैडम से पूछना शुरू किया और पुलिस की धमकी दी, तो मैंने कह दिया कि मेरी सहेली मुझसे मिलने आई थी, शायद उसी ने उठाया हो। मेरा इतने दिनों का कमाया हुआ भरोसा काम आया और मैडम ने बिना सवाल जवाब किए मेरी बात मान ली। मेरी आंखों का एक टक घूरना मानो उससे पूछ रहा है, अब आगे क्या? जवाब बिना पूछे आया, मैं चलकर पुलिस को सब बता दूंगी। नहीं सह सकती मैं इस पाप की पीड़ा को। आशा ने घर की चाबी अपनी पड़ोसन को थमाई और मेरे साथ चल पड़ी। प्रायश्चित के पथ पर मैंने मन में एक दया निश्चित विजय का भाव उभर आया। कई बार सच को साबित करने के लिए सबूत नहीं, अंतरात्मा को जगाने की जरूरत होती है। संतूरी को घर वापस लाते समय उसके आभार और खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे। ऑटो से बाहर देखती वह कही जा रही थी, मैडम जी, हमारे राजस्थान में हमने बचपन में सुना था कि जब रेत की आंधी में लोगों को उड़ा ले जाती है तो परियां आकर सच्चे लोगों को वापस कर देती हैं। मैंने आज एक ऐसी ही परी देखी। तो इस तरह यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।